Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने कंपैरिजन करना है बिटवीन एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इस कंपैरिजन करने से पहले, जैसे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से कि जो लास्ट 2 लेक्चर हैं एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में, उसको आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है, फिर ये टॉपिक समझ में आएगा। यहाँ एक दफ़ा और मैं प्रैक्टिस आप लोगों की करवा देता हूँ कि एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को ड्रा कैसे करना है। बेसिकली वैल्यूज़ लास्ट लेक्चर में जैसे हमने डिस्कस की थी, सबसे पहले अगर हम ड्रा करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। अच्छा, क्लोरोफिल ए मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जिसने फोटोसिंथेसिस को आप कह सकते हैं डायरेक्टली ड्राइव करना है, उसको चलाना है। लेकिन जो क्लोरोफिल बी है और कैरोटीनॉइड्स है ये एसेसरी पिगमेंट है, यानी हेल्प करते हैं क्लोरोफिल ए की। तो सबसे पहले हम ड्रा करते हैं क्लोरोफिल ए का ग्राफ। क्लोरोफिल को अगर हम जनरल बात करें तो क्लोरोफिल 7 में से 3 लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, एक इंडिगो, एक ग्रीन और एक येलो। 4 लाइट एब्जॉर्ब करता है, वायलेट, ब्लू, ऑरेंज और रेड। तो ये बात, अब इसको जहन में रखते हुए अगर हम बात करें, और फिर हमने डिस्कस किया था जब भी एब्जॉर्प्शन होती है वो ब्लू और रेड पार्ट में ज़्यादा होती है, और जो क्लोरोफिल ए है उसकी जो पीक्स बनती हैं वो ब्लू पार्ट में बनती है और रेड पार्ट में बनती है। और किस वैल्यू पे बनती है क्लोरोफिल ए की? 430 और 670, ये 2 वैल्यूज़ हैं जहाँ ये पीक बनती है। तो इन 2 वैल्यूज़ को याद रखते हुए हम जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो बड़ी आसानी से ग्राफ ड्रा हो जाएगा। जैसे आमतौर पे जो क्लोरोफिल ए है वो चूँकि ब्लू कलर का है, इस वजह से हम ब्लू कलर के साथ इसको ड्रा करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है वायलेट। तो वायलेट चूँकि एब्जॉर्ब करता है तो इस वजह से इसका ग्राफ आमतौर पे ऊपर चला जाता है, लेकिन चूँकि इंडिगो एब्जॉर्ब नहीं करता इस वजह से ग्राफ क्या आ जाता है, नीचे की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो ही इंडिगो, क्योंकि इसकी रेंज बहुत कम है, जो ही ये नीचे आने लगता है फौरन ही ब्लू रीजन स्टार्ट हो जाता है। और ब्लू रीजन में हमने डिस्कस किया था कि ब्लू रीजन में जो 430, जो 420 के राउंड अबाउट है, 420 के साथ है, इसमें इसकी एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा हो रही होती है। मैंने रेंज लिखी हुई है 380 से 400 वायलेट, 400 से 420 इंडिगो, 420 से 495 ब्लू। ये ऊपर जब भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो चूँकि इक्वल वैल्यूज़ लिखते हैं, इस वजह से ऊपर मैंने इक्वल वैल्यूज़ लिखी हैं। लेकिन जो रेंज है कि किस लाइट की कहाँ तक है, इसको हम पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। 420 से 495 ब्लू, 495 से आगे 575 तक आप कह सकते हैं ग्रीन, 575 से 595 तक येलो, उसके बाद 620 तक ऑरेंज, 620 से 750 तक ये रेड। तो जो क्लोरोफिल ए है, ये ब्लू जो ग्राफ है वो क्लोरोफिल ए का है। तो इसकी जो पीक आती है ब्लू रीजन में वो 430 पे आती है ऑलमोस्ट, और 430 के बाद ये ब्लू का काफ़ी सारा हिस्सा एब्जॉर्ब नहीं करता, इस वजह से एब्जॉर्ब कम करता है तो ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब ग्राफ नीचे की तरफ आता है और ग्रीन रीजन में तो ऑलमोस्ट एब्जॉर्प्शन नहीं होती, इस वजह से ग्राफ बिल्कुल लाइन के साथ साथ मूव करता है। येलो में भी ये सिचुएशन होती है, लेकिन जो ही आप कह सकते हैं ऑरेंज रीजन में ग्राफ इंटर होगा, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती, और उसके बाद रेड रीजन में पीक बनना शुरू होती। लेकिन पीक कौन सी जगह बनती है? 670 के राउंड अबाउट पीक बनती है ऐसे, और 670 के बाद फिर ये ग्राफ नीचे आना शुरू होता है, और 750 के बाद फिर दोबारा। यानी आप कह सकते हैं क्लोरोफिल एक जो ग्राफ है उसकी पीक 430 और 660 पे बनी। अच्छा, उसके बाद जो क्लोरोफिल बी है ये आमतौर पे एसेसरी पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट है, इस वजह से इसके जितने भी ग्राफ हैं वो आमतौर पे जो क्लोरोफिल है वो उससे नीचे ही रहते। सिर्फ एक जगह है, एक पीक ऐसी है जहां ये क्लोरोफिल से ऊपर जाएगा, वो ब्लू क्लोरोफिल बी। यहाँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपने याद रखना है क्लोरोफिल बी
क्लोरोफिल ए से ज्यादा ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यहां भी पिक्स दो ही रीजन में बनेगी, ब्लू पार्ट में बनेगी, रेड पार्ट में बनेगी। लेकिन अगर हम ब्लू और रेड का कंपैरिजन करें तो क्लोरोफिल ए रेड ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ब्लू कम एब्जॉर्ब करता है। जब हम क्लोरोफिल बी की बात करते हैं तो रेड क्लोरोफिल बी कम एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लू थोड़ा सा ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो आमतौर पे इसकी पीक वो नीचे रहती, लेकिन जो ही ये 450 वाले एरिया यानी ब्लू रीजन के 450 वाले एरिया, तो इसका ग्राफ क्लोरोफिल ए से भी ऊपर चला जाता है। और ग्रीन, चाहे कोई भी क्लोरोफिल हो, ग्रीन और येलो को कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करते, इस वजह से ग्राफ नीचे आता है। फिर ऑरेंज में एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है और यहाँ रेड का पहला जो पोर्शन है ऑलमोस्ट 640 वाला, यहाँ इसकी पीक बनती है और बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ नीचे आना शुरू हुई, तो इसकी पीक बनी 640। अगर आप देखें तो सारा ग्राफ ऑलमोस्ट नीचे है, सिर्फ एक जगह जो 450 वाली वैल्यूज है वहाँ क्लोरोफिल बी का ग्राफ ऊपर है। अच्छा, कैरोटीनॉइड्स के बारे में तो जस्ट हम कहते हैं कि पहली 3 लाइट्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इसको तो ये अच्छी तरह एब्जॉर्ब करते हैं, अच्छी तरह एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाता है और ग्रीन रीजन को क्रॉस करके येलो रीजन में आते हैं तो ग्राफ ऑलमोस्ट नीचे की तरफ आ जाओ। तो ये कैरोटीनॉइड्स का ग्राफ बना, कैरोटीनॉइड्स का ग्राफ बना। तो जो ब्लू ग्राफ है वो क्लोरोफिल ए का है, जो ग्रीन ग्राफ है ये क्लोरोफिल बी का है और रेड ग्राफ जो है वो कैरोटीनॉइड्स का है। तो ये आप लोगों ने ड्रा करना है इसको। अच्छा, जिस वक्त हम एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो एक्शन स्पेक्ट्रम में हमने डिस्कस किया था जो एक्सपेरिमेंट, उसके ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे वायलेट इंडिगो में मॉडरेट फोटोसिंथेसिस हुई और ब्लू में पीक बनी थी, ग्रीन में फोटोसिंथेसिस कम हुई थी, येलो के अंदर भी फोटोसिंथेसिस कम हुई थी, ऑरेंज और रेड में फिर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हुई थी। तो इस तरह के ग्राफ हमने ड्रा किया था एक्शन स्पेक्ट्रम का लास्ट लेक्चर में, जो आफ्टर ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट उसके बाद ये ड्रा किया गया। अच्छा, अगर इन दोनों ग्राफ्स को हम कंपेयर करें तो हमें काफ़ी सारे रिजल्ट निकलते हैं। हम कहते हैं कि क्लोरोफिल मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जब इन दोनों ग्राफ का कंपैरिजन किया जाएगा। क्यों? इसकी क्या लॉजिक है? इसकी लॉजिक देने से पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक शख्स है, एक ऑफिस है, उसमें 5 लोग काम करते हैं, A B C D E 5 लोग काम करते हैं सपोज, और ये मार्केटिंग करते हैं, चीज़ों को सेल करते हैं। मैं कहता हूँ कि जब ये 5 लोग मौजूद होते हैं ऑफिस के अंदर तो तकरीबन आप कह सकते हैं 1 लाख की सेल होती है, ठीक है। लेकिन बाई चांस एक दिन ऐसा आया जिसमें जो शख्स ए है वो छुट्टी पे है, तो जो ही शख्स ए छुट्टी पे होता है, जब उसकी सेल्स को काउंट किया गया तो उस दिन सिर्फ 20,000 की सेल हुई। क्या हुई? 20,000 की सेल हुई। तो अगर हम देखें फिर उस क्लोरोफिल ए आ गया, सॉरी वो शख्स ए आ गया, उसके बाद फिर देखा गया बी को, तो जिस बी ने अगर छुट्टी की तो उस दिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि 5-6 हज़ार की सेल का फ़र्क पड़ा, 95,000 की सेल हुई। तो 1 बाई 1 जब ये सारे को छुट्टी पर भेज के चेक किया गया तो पता चला जिस दिन ए शख्स छुट्टी पर होता है उस दिन तकरीबन 1 लाख में से सिर्फ 20,000 की सेल होती है। तो एक शख्स जो बिल्कुल ठीक है मैथमेटिक्स को जानते ही नहीं है, उसके सामने जब एक ऑब्जर्वेशन ये रखी जाए, भाई एक शख्स ए है, जब वो छुट्टी पर होता है तो 80,000 की जो सेल है वो नहीं होती, 1 लाख में से 80,000 की सेल नहीं होती, सिर्फ 20,000 की सेल होती। तो हर कोई जिसके सामने ये ऑब्जर्वेशन जाएंगी तो वो फौरन कहेगा इस ऑफिस में जो सबसे ज़्यादा मेन काम करने वाला शख्स है वो शख्स ए है। मेन काम करने वाला शख्स वो, यानी जिसके वजह से किसी चीज़ को ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा हो वो मेन चीज़ कहलाती है। अब इस बात को जहन में रखते हुए
अगर हम दोनों के ग्राफ का कंपैरिजन करें तो आपको नजर आएगा कि क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स ये दो तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। हम क्यों कहते हैं कि क्लोरोफिल ए मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और कैरोटीनॉइड्स मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है? इस ग्राफ को देखें, अगर आप ग्राफ देखें, सबसे पहले एक्शन की अगर हम बात करें तो एक्शन में दो रीजन्स के अंदर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है, एक रेड और एक ब्लू पार्ट और एक रेड पार्ट। अगर हम क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स की ग्राफ को देखें तो कैरोटीनॉइड्स की ये प्रॉपर्टी है कि ब्लू और रेड पार्ट के अंदर एब्जॉर्प्शन ज्यादा करते हैं, जबकि कैरोटीनॉइड रेड पार्ट के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं करता। ठीक हो गया। उसके बाद जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन और येलो रीजन के अंदर एब्जॉर्प्शन कम करता है, कैरोटीनॉइड ग्रीन लाइट को काफी हद तक एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अगर इस ग्राफ को देखें तो ये बिल्कुल नजर आता है, जो क्लोरोफिल का ग्राफ यहां ड्रा किए गए हैं तो उससे मैच खाता हुआ नजर आता है। क्लोरोफिल की दो जगह पीक्स बनी, एक रेड ब्लू पार्ट में, एक रेड पार्ट में, और एक वैली बनी। वैली से क्या मुराद, यहाँ एक छोटा सा टर्म हम बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं बाज़ स्टूडेंट, जो ये पीक्स हैं और जो दरमियान में ये जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। तो जैसे क्लोरोफिल ए की अगर हम बात करें तो ये पीक है, ये इसकी वैली है और ये फिर पीक आ जाए। इसी तरह क्लोरोफिल ए तो ये वैली। तो अगर आप देखें कि क्लोरोफिल का जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो दो पीक्स आती हैं और एक वैली आती है। अगर आप देखें यहां भी हमारे पास दो पीक्स है और एक वैली है। अगर कैरोटीनॉइड्स मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता तो कैरोटीनॉइड तो रेड लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो इसका मतलब है कि रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस को थोड़ा होना चाहिए था, लेकिन कैरोटीनॉइड्स रेड रीजन को एब्जॉर्ब नहीं करता। रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस एक्शन स्पेक्ट्रम ये शो करता है कि रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्राफ दोनों का कंपैरिजन करें तो क्लोरोफिल और एक्शन स्पेक्ट्रम के ग्राफ ज्यादा मिलते जुलते हैं बनिस्बत कैरोटीनॉइड्स और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम और कैरोटीनॉइड्स का ग्राफ आपस में कम मिलते जुलते हैं। तो यहां से जिसके साथ मैच करेगा, यानी आप कह सकते हैं जिसकी वजह से ज्यादा इफेक्ट, क्लोरोफिल ने ब्लू रीजन में ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब किया, ब्लू रीजन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुई, रेड रीजन में ज्यादा एब्जॉर्ब हुई, रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुई। उसके बाद इस ग्रीन और येलो रीजन में कम एब्जॉर्प्शन हुई, फोटोसिंथेसिस में कम हुई। तो आपको नजर आ रहा है कि क्लोरोफिल जो काम कर रहा है वो एक्शन स्पेक्ट्रम में ज्यादातर वही शो हो रहा है। कैरोटीनॉइड्स ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ग्रीन लाइट फोटोसिंथेसिस कम हो रही है, रेड लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रही, रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ग्राफ को अगर हम मैच करें तो ग्राफ एक्शन स्पेक्ट्रम वाला जो काम वाला ग्राफ है वो एब्जॉर्प्शन के क्लोरोफिल वाले ग्राफ से ज्यादा मैच करता है। तो फिर हम कहेंगे जब क्लोरोफिल ही मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जो क्लोरोफिल जिस तरह काम करता है वैसे वैसे काम हो रहा होता है। ठीक हो गया। तो इट इज एविडेंट फ्रॉम ग्राफ, अगर हम दोनों ग्राफ को कंपैरिजन करें, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस का जो एक्शन स्पेक्ट्रम है ये वाला कोरेस्पॉन्ड विद द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से ज्यादा मिलता जुलता है। जैसे क्लोरोफिल के ग्राफ में दो पीक्स बनती है, एक्शन स्पेक्ट्रम में भी दो पीक्स बनती है। क्लोरोफिल के ग्राफ में एक वैली बनती है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो क्लोरोफिल का जो ग्राफ में एब्जॉर्प्शन हुई है, CO2 कंजप्शन का मतलब मैंने बताया था यहाँ पहले लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। जब भी CO2 कंजप्शन का वर्ड है तो इससे क्या मुराद है, एक्शन स्पेक्ट्रम, इससे मुराद एक्शन स्पेक्ट्रम ही होता है। तो अगर हम क्लोरोफिल के एब्जॉर्प्शन की बात करें और ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का जब ग्राफ एक्शन स्पेक्ट्रम ड्रा किया जाता है तो ये सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का ओवरऑल ग्राफ है, ये सिर्फ क्लोरोफिल का नहीं है, ओवरऑल ग्राफ। तो जब हम CO2 कंजप्शन का जो ग्राफ है जो एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है उसको देखते हैं और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल्स को देखते हैं, तो
दो पीक्स हमें नजर आती हैं, एक वैली हमें नजर आती है। दिस शो, इसका मतलब क्या है, क्लोरोफिल इज मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जो क्लोरोफिल है वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। अच्छा, उसके बाद लेकिन अगर आप देखें ये एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, ये एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। कैसे? अगर यहां देखें हम सपोज क्लोरोफिल ए की ग्राफ की बात करें तो क्लोरोफिल ए में जो पीक है वो बहुत तंग है, नैरो है, लेकिन जो वैली है वो बहुत ज्यादा वाइडर है। इसी तरह क्लोरोफिल बी के ग्राफ को भी देखें, बी के ग्राफ को भी देखें। उसके बाद जो क्लोरोफिल का ग्राफ है ग्रीन रीजन और येलो रीजन में बिल्कुल लाइन के साथ साथ आता है, बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा डीप है, लाइन के साथ साथ है। लेकिन जब हम देखते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम में तो ये ग्राफ बहुत नीचे नहीं आता, और इसकी जो आप कह सकते हैं पीक है वो ब्रॉडर है, और जो वैली है वो नैरो है, यहां भी ब्रॉडर है। तो इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा। अगर एग्जैक्टली मैच होना चाहिए होता तो ब्लू यहां वैली हमेशा जो पीक है वो नैरो होनी चाहिए थी, वैली ब्रॉडर होनी चाहिए थी, अगली पीक भी नैरो होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटली अगर सारा काम ही क्लोरोफिल की वजह से होता, अगर सारा काम ही क्लोरोफिल की वजह से होता, जैसे मैंने ऑफिस की एग्जांपल दी, तो ऑफिस में एक मेन शख्स जो जिसको हमने ए का नाम दिया था, उसके जाने के बाद 20% सेल फिर भी होती है, तो इसका मतलब यह है कि बाकी लोग भी कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं, बाकी लोग भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस आता है, ये जो डिफरेंस आता है कि इसकी जो ब्रॉडर है, इसकी नैरो, इसकी ब्रॉडर पीक है और यहाँ पीक नैरो है और वैली क्या ब्रॉडर है, तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंस ये शो करता है कि क्लोरोफिल के अलावा कोई और काम करने वाला भी है, जो आमतौर पे कहते हैं कैरोटीनॉइड्स। अगर हम इसी को एक्शन स्पेक्ट्रम ड्रा करें तो अगर देखें क्लोरोफिल में ग्राफ इंडिगो रीजन में नीचे आ गया, लेकिन वही रीजन कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब करे। तो अगर ओवरऑल इसको ग्राफ को इस तरह ड्रा करें तो ये ऐसे एग्जैक्टली अब यहाँ ग्रीन रीजन में चूंकि हो रही है फोटोसिंथेसिस, इस वजह से यहाँ नीचे येलो और फिर ये ऊपर ऐसे। यानी अगर हम सारे पिगमेंट्स के ग्राफ को इकट्ठा करें यहाँ यहाँ यहाँ, तो फिर हमें बिल्कुल एक्शन स्पेक्ट्रम वाला ग्राफ नजर आता है। तो अगर सिर्फ क्लोरोफिल की और एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस क्या नजर आता है कि एक्शन स्पेक्ट्रम इज नॉट एग्जैक्टली पैरेलल विद द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल, कि वो क्लोरोफिल के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के मुकम्मल पैरेलल नहीं है, बल्कि एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो पीक है वो ब्रॉडर है और जो वैली है वो नैरो है, नॉट एज ए डीप, नीचे की तरफ नहीं है, नीचे की तरफ बिल्कुल लाइन के साथ नहीं। इसकी भी लॉजिक हम डिस्कस करेंगे कि ये लाइन के साथ क्यों नहीं है। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ सिर्फ क्लोरोफिल की बात हो रही है, तो इसमें पीक्स नैरो होती हैं, ये पीक नैरो होती है, वैली ब्रॉडर होती है और डीप बिल्कुल लाइन के साथ साथ है। तो यहां से ये रिजल्ट निकलता है कि जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो मेन काम करने वाला क्लोरोफिल है, क्योंकि एक्शन स्पेक्ट्रम और क्लोरोफिल का ग्राफ ज्यादा मैच करता है। लेकिन एग्जैक्टली मैच नहीं करता, तो एग्जैक्टली मैच ना करने का मतलब ये है कि कुछ फोटोसिंथेसिस दूसरे कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट भी परफॉर्म करते हैं। जी, अब ये जो क्वेश्चन है कि ये जो हमारे पास जो रीजन है वो इतना डीप क्यों नहीं है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो ग्राफ हमने ड्रा किया हुआ है, इसको अगर वही जो अभी पिछले पोर्शन में डिस्कस किया तो अगर देखें, अच्छा इस ग्राफ में मैंने नाम नहीं लिखे हुए, तो यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी है जो हम परफॉर्म करते हैं। जैसे सपोज इसको मैं x दे देता हूँ, इसको y दे देता हूँ, इसको आप z का नाम दें। तो इन ग्राफ के नाम आप लोगों ने खुद लिखने हैं, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों की एक एक्टिविटी है। यहाँ हमने सिर्फ डिस्कस करना है कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल को,
और ये एक्शन स्पेक्ट्रम के एक और पोर्शन के कंपैरिजन को डिस्कस करना है। बेसिकली जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि ये जो ग्राफ है ये ज़्यादा डीप नहीं है। उसकी क्या वजह है कि कुछ काम कैरोटिनॉइड्स भी कर रहे होते हैं। अच्छा, एक जो स्टेटमेंट है इसको पहले आप लोगों ने समझना है कि बाद जगह फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा हो रही होती है कि हालांकि हमने बात की है एब्जॉर्प्शन होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, तो यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल किया गया फोटोसिंथेसिस इन द एब्जॉर्ब रेंज इज मोर देन एब्जॉर्प्शन इटसेल्फ, कि बाद जगह एब्जॉर्प्शन कम होती है लेकिन उस एब्जॉर्ब रेंज में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही होती है। सपोज जैसे क्लोरोफिल 500 to 600 जो आमतौर पे ग्रीन और येलो रीजन का ग्रीन और येलो पोर्शन है, ठीक है, इसमें आमतौर पे जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता। लेकिन अगर आप देखें इस रीजन के अंदर 500 to 600 इसमें ग्राफ ऊपर जाने का मतलब क्या है कि यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है। अगर सारा काम ही जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि सारा काम ही अगर क्लोरोफिल की वजह से होता तो यहाँ अगर एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं हुई तो यहाँ फोटोसिंथेसिस भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अगर सिर्फ क्लोरोफिल और एक्शन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल में एब्जॉर्प्शन कम हुई, लेकिन उसी रीजन में क्लोरोफिल ने चूंकि एब्जॉर्प्शन कम की लेकिन उसी रीजन में एब्जॉर्प्शन के लिहाज से फोटोसिंथेसिस का काफ़ी हद तक होना ये शो करता है कि इस रीजन में फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्प्शन बाय द क्लोरोफिल में, बाय द क्लोरोफिल इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ यहाँ क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं कि क्लोरोफिल इस रीजन में एब्जॉर्प्शन कम करता है लेकिन इस रीजन में फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल की एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा हो रही होगी। तो फोटोसिंथेसिस इन 500 to 600 रीजन ग्रीन इज मोर देन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीन लाइट बाय द क्लोरोफिल, कि क्लोरोफिल ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता लेकिन उसके बावजूद उस रीजन में काफ़ी हद तक फोटोसिंथेसिस का होना ये शो करता है कि काम करने वाले कुछ और भी क्लोरोफिल की हेल्प कर रहे होते हैं। तो दिस डिफरेंस इज ड्यू टू, ये जो डिफरेंस होता है इज ड्यू टू कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स की वजह से होता है। कैरोटिनॉइड्स क्या करते हैं इस रीजन में, इन दिस जोन 500 to 600 जोन, इस रीजन के अंदर कैरोटिनॉइड लाइट को एब्जॉर्ब करके एंड पास ऑन और कुछ लाइट को पास ऑन कर देते हैं, किसको, क्लोरोफिल को कर देते हैं। फिर क्लोरोफिल क्या करते हैं लाइट को केमिकल एनर्जी में, यानी काम क्लोरोफिल ने करना है। मेन काम करने वाला जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है क्योंकि वो रिएक्शन सेंटर बनाता है। क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर बना रहा होता है, उसको हम फिर आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्लोरोफिल ए कैसे रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन आप कह सकते हैं सारे पिगमेंट करते हैं, क्लोरोफिल बी भी करता है, कैरोटिनॉइड्स भी करते हैं, क्लोरोफिल ए भी करते हैं, लेकिन जो रिएक्शन को स्टार्ट करेगा जिसने फोटोसिंथेसिस में मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट बनानी वो क्लोरोफिल ए स्टार्ट करता है। अच्छा, उसके बाद लेकिन अगर देखा जाए एक और चीज़ हम यहाँ से एक और रिजल्ट अगर निकालें तो जो रेड रीजन को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करने वाला क्लोरोफिल ए है, रेड रीजन को एब्जॉर्ब करने वाला क्लोरोफिल ए है। कैरोटिनॉइड बिल्कुल नहीं करते, क्लोरोफिल बी भी कम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हुई है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रीजन जो यहाँ हम ग्राफ को ऊपर क्यों रखते हैं क्योंकि इस रीजन में तो काफ़ी सारे लोग काम करने वाले हैं, इस रीजन में काफ़ी सारे लोग काम करने वाले हैं। इसमें कैरोटिनॉइड्स भी काम कर रहे हैं, इसमें क्लोरोफिल बी भी काम कर रहा है, इसमें क्लोरोफिल ए भी काम कर रहा है, तो इस वजह से ऑटोमेटिकली इस रीजन में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। लेकिन रेड रीजन में जो ज़्यादा काम करने वाला है, रेड लाइट जो क्लोरोफिल बी है वो बहुत कम काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर काम एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा होता है, क्लोरोफिल ए कर रहा होता है। तो इस वजह से और इसके बावजूद यहाँ काफ़ी हद तक फोटोसिंथेसिस हो रही है, यानी फोटोसिंथेसिस की एक पीक ये 670 वाले रीजन में भी बन रही है। तो ये क्या शो करता है कि सबसे ज़्यादा कौन इन्वॉल्व है, क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। यहाँ 3 लोग काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस इतनी हुई, यहाँ सिर्फ मेजर काम करने वाला एक है, माइनर काम करने वाला क्लोरोफिल भी यानी क्लोरोफिल है। इसके बावजूद काफ़ी हद तक यानी इसमें थोड़ा सा फर्क बनेगा
बाकी ये काफ़ी हद तक इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ब्लू पार्ट को 3 लोग एब्जॉर्ब करते हैं, रेड पार्ट को कि जो ये वाला पार्ट जिसमें पीक बन रही है इसको क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है, सिर्फ क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब। उसके बावजूद काफ़ी हद तक ये जो पीक्स है ये ऑलमोस्ट, यानी एग्जैक्टली सेम तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक ये पीक्स बराबर बराबर ही हैं, ठीक है। तो अगर खाली हम अगर दोनों की इक्वल अमाउंट हम दे दें, ब्लू की इक्वल क्वांटिटी दें और आप कह सकते हैं रेड की इक्वल क्वांटिटी दें, तो ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस रेड पार्ट में होगी अगर इक्वल क्वांटिटीज। हमारी जो सनलाइट है उसमें बेसिकली ब्लू लाइट थोड़ी ज़्यादा होती है। इसकी क्या लॉजिक है? बेसिकली अगर आप देखें जो हमारा आसमान हमें नज़र आता है वो ब्लू कलर का नज़र आता है, हालांकि वो आसमान नहीं है, वो ओजोन लेयर है। ये जो साइंस के लोग होते हैं, जो बायोलॉजी के, वो बेहतर जानती हैं, वो ओजोन लेयर। और कलर क्यों नज़र आता है? वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती। तो ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा, आप कह सकते हैं विजिबल लाइट में सबसे ज़्यादा जो लाइट ज़मीन पर पहुंचती है वो ब्लू लाइट होती है, क्योंकि ब्लू लाइट ओजोन में आमतौर पे एब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं हो रही होती। इसी वजह से ओजोन का जो कलर है वो हमें ब्लू नज़र आ रहा होता है। तो इस वजह से आमतौर पे जो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम कहते हैं कि वो ब्लू पार्ट में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम बराबर बराबर क्वांटिटीज़ दें तो चूँकि आमतौर पे क्लोरोफिल ए की जो मनपसंद ज़्यादा लाइट है वो रेड लाइट है। क्लोरोफिल ए की जो मनपसंद लाइट है वो आमतौर पे रेड लाइट है। इस वजह से जब भी हम बराबर बराबर क्वांटिटीज देते हैं ब्लू लाइट की और रेड लाइट की, तो फिर फोटोसिंथेसिस हमेशा रेड रीजन में ज़्यादा होगी, क्योंकि इन तीनों लाइट्स में से ब्लू और रेड में हमेशा कंपटीशन रहेगा। रेड चूँकि क्लोरोफिल ए की मनपसंद लाइट है और क्लोरोफिल ए मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इस वजह से ब्लू और रेड लाइट को जब हम इक्वल क्वांटिटी में देंगे तो फोटोसिंथेसिस फिर रेड रीजन में ज़्यादा होगी बनिस्बत ब्लू। लेकिन जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो ब्लू पार्ट में ग्राफ थोड़ा सा ऊंचा होता है, रेड पार्ट में ग्राफ थोड़ा सा नीचे होता है। इसकी लॉजिक क्या है? एक तो हमारी जो सनलाइट है उसमें आमतौर पर ब्लू लाइट ज़्यादा होती है, और दूसरा इस ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले 3 लोग हैं। ये 3 लोग हैं, ये कैरोटेनॉइड्स भी एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल भी एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल ए भी एब्जॉर्ब करते हैं। इस वजह से आमतौर पे जब वैसे ग्राफ में नज़र आता है तो ब्लू पार्ट में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस नज़र आती है। लेकिन अगर क्वांटिटी को बराबर कर दिया जाए फिर क्लोरोफिल ए का ग्राफ रेड लाइट वाला जो ग्राफ है वो ब्लू लाइट वाले ग्राफ से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो इस वजह से ये लिखा व्हेन इक्वल क्वांटिटी आर गिवन मोर फोटोसिंथेसिस इन रेड पार्ट देन ब्लू पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो लिखना बड़ा इसको आसान सा है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।